डोंट मूव मूवी शुरू होती है और हम आयरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस टाइम अपने बिस्तर पर होती है और उसे किसी बात का दुख होता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो वो अपनी गाड़ी लेकर जंगल में आती है। फिर वो जंगल से गुजरते हुए सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर आ जाती है और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि आयरिस का एक छोटा बेटा था जिसकी किसी वजह से मौत हो गई थी। इसीलिए ही आयरिस आजकल इतनी दुखी रहती है, पर वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझा करती थी। इसीलिए अब वो चाहती है कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाए। इसलिए वो पहाड़ी से नीचे कूदने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर रिचर्ड नाम का एक लड़का आ जाता है जो उसकी हालत देखकर समझ गया था कि ये अपनी जान लेने वाली है। तब आयरिस को रोकने के लिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि देखो मौसम कितना प्यारा है, हमें ऐसा मौसम रोज कहाँ देखने को मिलता है। इससे हमें जिंदगी की अहमियत का अंदाजा होना चाहिए कि हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। पर आयरिस समझ जाती है, वो कहती है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तब रिचर्ड कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी परेशान हो मुझे बता सकती हो, क्योंकि ये जिंदगी हमें एक बार ही मिलती है। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं और खुशी गम तो आने जाने वाली चीज है, तो हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तब आयरिस उसे बताती है कि मेरा एक छोटा बेटा था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, पर मेरी एक लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई और शायद ये गम उसे जिंदगी भर रहेगा। इसलिए वो ये करके उस गम से छुटकारा पालेगी। रिचर्ड कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा दिया, आगे अब तुम्हारी मर्जी है। इतना बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर कहीं न कहीं उसकी बातों का आयरिस पर असर हो गया था। इसीलिए वो अपना इरादा बदल लेती है और वहाँ से वापस आने लगती है। वो काफी देर तक रिचर्ड से बात करती रहती है और ये दोनों चलते हुए अपनी गाड़ियों के पास आ जाते हैं। रिचर्ड उसे कहता है कि आइंदा ऐसा मत करना और उसे गुड बाय बोलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। आयरिस भी अपनी गाड़ी में जाने लगती है, पर तभी किसी बात करने के बहाने रिचर्ड गाड़ी से बाहर आता है। उसके हाथ में एक बिजली वाली छतरी थी जिसे वो आयरिस के पेट में घुसाकर उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। तब रिचर्ड उसके हाथ पैर बांधकर उसे अपनी गाड़ी में लिटाता है और अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि वो दरअसल एक किलर था। उसका दिमागी संतुलन हिला हुआ था, बिना वजह ही वो लोगों को मारा करता था। खैर कुछ देर बाद जब आयरिस को होश आता है तो वो उससे पूछती है कि तुम आखिर मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्योंकि वो बात करके उसका ध्यान भटकाना चाहती थी और अपनी घड़ी से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है। पर इस बारे में रिचर्ड को पता चल जाता है और वो कहता है कि किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा, वरना मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि घड़ी को तुम्हारे हाथ में ही रहने देता। आयरिस जब अपनी जेब चेक करती है तो उसे छोटा सा चाकू मिलता है, जिससे वो अपने हाथ की रस्सी को काटने की कोशिश करती है और साथ ही वो रिचर्ड से बात करके उसका ध्यान भी भटका रही थी ताकि उसे इसकी भनक ना लगे। और जब वो रस्सी को काट लेती है तो एकदम से रिचर्ड पर हमला कर देती है, जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से जा टकराती है। इस एक्सीडेंट की वजह से दोनों को थोड़ी बहुत चोटें आती हैं। फिर आयरिस खुद को संभालने के बाद फिर से उस पर हमला कर देती है, जिसमें रिचर्ड और आयरिस दोनों ही गाड़ी से बाहर जाकर गिरते हैं। आयरिस तुरंत अपने पैरों की रस्सी काट देती है, पर इससे पहले वो भाग पाती रिचर्ड उसके सामने आ जाता है। वो चाकू देखकर कहता है कि मुझे पता था कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है, इसलिए मैंने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली। मैंने तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है जिससे तुम्हारा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, तुम जो चाहे कर सकती हो, क्योंकि धीरे धीरे इंजेक्शन का असर होगा और शरीर का एक एक हिस्सा पैरालाइज होना शुरू हो जाएगा और ठीक 20 मिनट के बाद तुम अपना नाखून तक नहीं हिला पाओगी, यानी एक जीती जागती लाश बन जाओगी और तुम्हारा 20 मिनट का टाइम शुरू हो चुका है। ये सुनते ही आयरिस वहाँ से जंगल में भागने लगती है। अब वो जितना अपने शरीर पर जोर देगी उतनी ही जल्दी इंजेक्शन का असर होगा, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर आने पर उसे एहसास होता है कि उसके हाथ और पैर काम करना बंद कर रहे हैं, जिस वजह से उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी वो अपनी फुल कोशिश करके रिचर्ड से दूर जा रही थी। फिर तभी उसकी दूसरी टांग भी काम करना बंद कर देती है और अब वो बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं थी, इसीलिए रेंगते हुए ही वो आगे बढ़ती है। इस टाइम रिचर्ड भी उसके आसपास ही था जो उसे ढूंढ रहा था और तब आयरिस एक जगह पर आकर छुप जाती है और जब वो उसे यहाँ नहीं मिलती तो रिचर्ड दूसरी तरफ जाने लगता है, मगर आयरिस के मुंह पर बहुत सारे कीड़े चलने लगते हैं, जिस वजह से वो चिल्ला देती है। इससे रिचर्ड को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन इससे पहले वो आयरिस के पास पहुँचता वो पानी में चली जाती है और पानी के बहाव से आगे बढ़ने लगती है। रिचर्ड उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम
तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो क्योंकि तुम तैर नहीं पाओगी। ये सच भी था क्योंकि आयरिस बस बहती ही जा रही थी, लेकिन फिर एक जगह पर आकर वो बड़ी मुश्किल से नदी से निकलकर बाहर आ जाती है। फिर रेंगते हुए वो नदी से दूर आकर लेट जाती है। अब 20 मिनट पूरे हो गए थे, यानी वो पूरी तरह पैरालाइज हो गई थी और जहाँ लेटी थी वहीं पड़ी रहती है। वो सिर्फ अपनी आंखों और पलकों को हिला पा रही थी। कुछ टाइम बाद घास काटते हुए यहाँ कोई आता है जो आयरिस को ऐसे पड़े हुए देख लेता है। दरअसल एक बूढ़ा आदमी होता है जो यहाँ पास में ही रहता है। वो आयरिस के पास आकर पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, पर वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने शरीर को भी सीधा नहीं कर पा रही थी। बूढ़ा आदमी उसे सीधा करता है तो उसे पता चलता है कि ये बस अपनी आंखों को हिला पा रही है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम मुसीबत में हो, तो वो अपनी पलक एक बार झपकाती है और जब उसे इनकार करना था उसके लिए वो 2 बार झपकाती है। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ठीक है तुम रुको, मैं अंदर से कोई चीज लेकर आता हूँ। ये कहकर बूढ़ा आदमी घर के अंदर जाता है और एक ट्रॉली लेकर बाहर आता है। उसमें आयरिस को डालकर वो उसे घर के अंदर ले आता है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तब आयरिस लगातार अपने पलकों को झपकाती रहती है। ये देख बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि जो कोई भी दरवाजे पर आया है वो आयरिस के लिए खतरा है। और जब वो बूढ़ा आदमी चेक करता है तो वहाँ सच में रिचर्ड ही था, जो बूढ़े आदमी को ऐसे करके दिखा रहा था जैसे उसकी हालत बहुत खराब है और उसे मदद की जरूरत है। वो तुरंत बूढ़े आदमी के घर के अंदर आ जाता है, इधर उधर झांकने लगता है और फिर बूढ़े आदमी के सामने आकर रोने का नाटक करता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे या बस रोते ही रहोगे। तब रिचर्ड कहता है कि मेरे बेटे की मौत हो गई, जिस सदमे की वजह से मेरी वाइफ का शरीर सुन्न हो गया है। हम दोनों जंगल में बैठे थे पर अचानक वो गायब हो गई। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा कि वो यहाँ आई होगी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम उसे फोन क्यों नहीं कर लेते। तब रिचर्ड कहता है कि मेरा फोन कहीं खो गया है। तभी हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी ने आयरिस को सोफे के पीछे लिटाया हुआ है, जो ठीक रिचर्ड के पीछे थी, पर वो उसे देख नहीं पा रहा था। रिचर्ड रोने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी हालत बहुत खराब है, जिस वजह से मुझे उसकी फिक्र हो रही है, क्योंकि अगर वो टाइम पर मुझे ना मिली और उसका शरीर सुन्न हालत में रहा तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब उसकी इन बातों में बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर इससे पहले वो आगे कुछ बोलता तभी रिचर्ड का फोन बजने लगता है। ये देखकर बूढ़े आदमी को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने तो कहा था कि मेरा फोन कहीं गायब हो गया है। तो अब बूढ़ा आदमी उसे ये कहता है कि मैं पुलिस के पास कॉल कर देता हूँ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और जैसे ही बूढ़ा आदमी फोन करने लगता है रिचर्ड उस पर हमला कर देता है, जिससे फोन नीचे गिर जाता है। अब वो बूढ़ा इंसान बहुत ताकतवर था, वो बड़े ही आराम से रिचर्ड को काबू कर लेता है और फिर उसे खूब मारता है। पर इसी बीच गलती से रिचर्ड के हाथ एक चाकू लगता है, जिसे वो बूढ़े आदमी के पैर में घुसा देता है। दर्द से तड़पते हुए वो नीचे बैठ जाता है और रिचर्ड उसके पेट में भी चाकू घुसा देता है और इस तरह बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। अब रिचर्ड घर के बाहर जाता है और पेट्रोल लेकर वापस घर के अंदर आता है, क्योंकि वो सब कुछ जलाकर खत्म करना चाहता था। वो हर जगह पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और फिर बाहर आकर अपने ट्रक में बैठकर ट्रक स्टार्ट करने लगता है। पर घर के अंदर आयरिस खिड़की के पर्दे को ऊपर नीचे करने लगती है, उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। रिचर्ड उसे देख लेता है कि घर के अंदर कोई है जो पर्दे को ऊपर नीचे कर रहा है। वो जल्दी से घर के अंदर आता है, जहाँ एक बार फिर उसे आयरिस मिल जाती है, जिसे उठाकर वो ट्रक में बिठाता है और यहाँ से लेकर निकल जाता है। अब इस आग से आयरिस खुद अपनी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया होता है। तभी रिचर्ड के पास किसी की कॉल आती है, दरअसल ये उसकी बेटी थी। आयरिस को उसकी कॉल से पता चलता है कि रिचर्ड की वाइफ और एक बेटी भी है, जो कहती है कि डैड मैं मॉम के साथ आपके पास आ रही हूँ। रिचर्ड कहता है कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं कुछ टाइम और अकेले रहना चाहता हूँ। ये सुन उसकी वाइफ कहती है कि तुम बहुत रह लिए अकेले, अब बस और रहने नहीं दूंगी, हम लोग आ रहे हैं। यानी कि अब रिचर्ड की वाइफ और बेटी उसके पास आ जाते हैं। अब पेट्रोल डलवाने के लिए वो एक पेट्रोल पंप पर रुक जाता है। आयरिस को ट्रक के अंदर ही छोड़कर वो शॉप पर कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। जब ट्रक में आयरिस अकेली थी तो वो अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, पर ऐसी हालत की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी ट्रक के पास एक छोटा लड़का आता है, जिसे देखकर आयरिस को अपने बेटे की याद आने लगती है। वो उसके साथ गुजारा गया टाइम याद करने लगती है, पर उस लड़के की मॉम आकर उसे वहां से ले जाती है। तभी रिचर्ड भी वापस आकर ट्रक को लेकर एक बार फिर से आगे बढ़ जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी
के पास आता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी को ठीक करना चाहता था। आयरिस को ट्रक में ही छोड़कर वो अपनी गाड़ी ठीक करने उसके पास चला जाता है। इसी बीच अपनी गाड़ी से वो एक और इंजेक्शन लेता है जिसे वो ट्रक में रख देता है ताकि फिर से आयरिस को पैरालाइज कर सके। वो जब अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था तो तभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो जब आयरिस को देखता है तो तभी रिचर्ड ऑफिसर के सामने आकर उससे बात करने लगता है। ऑफिसर उससे कहता है कि आपकी गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये सुनकर रिचर्ड कहता है कि अरे सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि ये कार तो मेरे दोस्त की है और मेरी वाइफ ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इस वजह से उसने गाड़ी को पेड़ में ठोक दिया और एक्सीडेंट होने की वजह से गाड़ी खराब हो गई। अपनी वाइफ को मैं गाड़ी में ही छोड़कर गया था। अब नया ट्रक लेकर आया हूँ ताकि अपने दोस्त की गाड़ी भी ठीक कर दूं और अपनी वाइफ को भी ले जाऊं। ऑफिसर पूछता है क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूँ? तब रिचर्ड कहता है कि आप उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसी बीच आयरिस जो उनकी बातें सुन रही थी वो खिड़की को हल्का सा नीचे कर देती है। जैसे ही ऑफिसर का ध्यान उस तरफ जाता है वो आयरिस से बात करने उसके पास चला जाता है। ऑफिसर ट्रक में वो इंजेक्शन भी देख लेता है जो रिचर्ड ने रखा था, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। फिर वो उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि ऑफिसर की वही मौत हो जाती है। फिर वो ऑफिसर की लाश को उसी की गाड़ी में रखकर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और इस तरह उस ऑफिसर का काम तमाम कर देता है और एक बार फिर वो अपना ट्रक लेकर निकल जाता है। अब धीरे धीरे आयरिस पर से पैरालाइज का असर खत्म हो रहा था और अब वो बोलने की हालत में आ चुकी थी। वो रिचर्ड को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वाइफ और एक बेटी है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। अभी भी टाइम है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी तुम्हारे बारे में। तुम मुझे रोड किनारे छोड़कर जा सकते हो और जाकर अपनी वाइफ और बेटी से मिल सकते हो। वो लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और सबसे जरूरी चीज फैमिली ही होती है। ये सारी बातें करके वो रिचर्ड को इमोशनल करना चाहती थी पर वो उसकी बात में नहीं आता और उसे एक झील किनारे ले जाता है और कहता है कि ये हमारा आखिरी स्टॉप है। अब उस इंजेक्शन को आयरिस ने ले लिया था जिससे वो रिचर्ड पर हमला कर देती है, पर वो इंजेक्शन को प्रेस करके लगा नहीं पाती जिससे रिचर्ड बच जाता है। तब रिचर्ड इंजेक्शन खुद में से निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि तुम एक लूजर हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। तब आयरिस रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा होगा। रिचर्ड कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। वो आयरिस को घसीट कर नदी किनारे ले आता है और उसे नाव में बिठाकर नदी के बीचों बीच जाने लगता है क्योंकि उसका प्लान था कि आयरिस को वहां डुबोकर मार दे। तभी आयरिस की नजर उसके पीछे जाती है जहां रिचर्ड ने चाकू रखा हुआ था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रोने का नाटक करके रिचर्ड को कहती है कि मेरे पिछले जेब में मेरे बेटे की तस्वीर है, तो प्लीज पीछे से वो तस्वीर मुझे निकाल कर दे दो। अब जैसे ही रिचर्ड तस्वीर निकालने के लिए नीचे झुका तभी आयरिस वो चाकू निकाल कर उस पर हमला कर देती है। उसके चेहरे पर चाकू मारती है जिससे नाव जोर जोर से हिलने लगती है और रिचर्ड पानी में गिर जाता है। अब इससे पहले रिचर्ड उस पर हमला करता आयरिस उसकी गन भी ले लेती है और लगातार रिचर्ड को शूट करती है जिससे वो जख्मी होकर एक बार फिर पानी में गिर जाता है और आयरिस को लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन गोली लगने की वजह से नाव में पानी आने लगता है। देखते ही देखते पूरी नाव में पानी भरने की वजह से वो डूबने लगती है जिसके साथ ही आयरिस भी पानी के नीचे जाने लगती है। आयरिस यहाँ जानबूझकर डूबती है क्योंकि वो जानती थी कि कुछ टाइम बाद उसका शरीर ऊपर आ जाएगा और अब जैसे तैसे वो उस झील से बाहर आकर बैठ जाती है। वो बहुत खुश थी कि उसने एक किलर से अपना पीछा छुड़ा लिया। तभी वो देखती है कि रिचर्ड भी झील से निकलकर किनारे पर आ गया है, लेकिन गोलियां लगने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। अब आयरिस चाहती तो उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो उससे बदला लेने की वजह से उसकी मदद नहीं करती क्योंकि रिचर्ड ने उसे बहुत तड़पाया। वो रिचर्ड को दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।